मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेविटेशन के फोर्थ वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मास के बारे में। आप मास के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। मास होता क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड या कंटेन्ड बाय ए बॉडी। आप पढ़ते आए हैं पहले भी, 9th-10th में भी, कि भाई मास क्या होता है। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड या कंटेन्ड इन ए बॉडी। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे मास इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है इनर्शियल मास, सेकंड है ग्रेविटेशनल मास। जो मास लॉ ऑफ इनर्शिया को ओबे करता है किसी भी बॉडी का, उसको बोलते हैं इनर्शियल मास। जो ग्रेविटेशनल फोर्स को ओबे करता है उस मास को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल मास। हैं दोनों एक ही, लेकिन नाम चेंज है कि ये इनर्शिया से रिलेटेड, ये ग्रेविटेशनल से रिलेटेड। अब आप देखिए, सबसे पहले हम इनर्शियल मास की बात करेंगे। इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज रिलेटेड टू इट्स इनर्शिया इन लीनियर मोशन। आपने लीनियर मोशन में इनर्शिया पढ़ा भी था कि भाई ये क्या होती है? इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी होता है जो अपोज करता है चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन, एंड इज डिफाइंड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डिफाइन किया गया था। क्योंकि फर्स्ट लॉ में भी कोई फॉर्मूला नहीं था, थर्ड में भी कोई फॉर्मूला नहीं था। तो इनर्शियल मास को किससे डिफाइन करेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। F इक्वल टू क्या होता है? ma। फॉर इनर्शियल मास जस्ट F इक्वल टू m के सफिक्स में I लगा देंगे, I फॉर इनर्शिया इंटू एसलरेशन। तो इनर्शियल मास का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? फोर्स अपॉन में एसलरेशन। अब हम इसमें एक कंडीशन मान के चल रहे हैं कि mi क्या है? इनर्शियल मास ऑफ बॉडी। सपोज कर लिया कि कोई बॉडी है जो मूव कर रही है कितने एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आप यहाँ पर a के प्लेस पर यदि 1 पुट करते हैं तो देन इनर्शियल मास इक्वल टू किसके हो जाएगा? फोर्स के। तो आप क्या कहेंगे? इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू दैट फोर्स। कब होगा? विच कैन प्रोड्यूस ए यूनिट एक्सेलरेशन इन ए बॉडी। इनर्शियल मास फोर्स के इक्वल होगा, उस फोर्स के इक्वल होगा जो किसी भी बॉडी के अंदर कितना इनर्शिया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, यूनिट एक्सेलरेशन। हम ये सपोज करके चलते हैं, आपको भी पता है ग्रेविटी हैज़ नो इफेक्ट ऑन इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी। ये हमने सपोज करके चलना है कि ग्रेविटी, आपको पता है कि वो फोर्स जिससे अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो हमने यहाँ सिर्फ जस्ट कंसीडर कर लिया कि ग्रेविटी का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस पर? इनर्शियल मास पर। ओके। अब इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनर्शियल मास की। प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शियल मास ये आपको याद रखनी है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। वही मास की डेफिनेशन होगी। ये बेटा इंडिपेंडेंट होता है साइज पर, शेप पर और स्टेट ऑफ ए बॉडी। ये साइज पे डिपेंड नहीं करता, ना ही शेप पे डिपेंड करता, ना स्टेट पर। ठीक है। जिस बॉडी का जैसा मर्जी साइज हो उतना ही मास होगा, जैसी मर्जी शेप हो, जैसी मर्जी स्टेट ऑफ ए बॉडी। इसका मतलब क्या है? शेप का रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, स्फीयर है, उन सब का जो शेप अलग अलग हो सकती है, लेकिन मास क्या लेना है? सेम। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से मास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके बाद इसकी और प्रॉपर्टी ये याद रखनी है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज नियर इट। आपको पता है हमारा जैसे मास है, हमारे नज़दीक कोई बॉडी ले आओ या दूर ले जाओ तो क्या हमारा मास इंक्रीज और डिक्रीज होता है? नहीं। तो किसी दूसरी बॉडी का मास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इट इज कंजर्व्ड व्हेन द टू बॉडीज कंबाइंड फिजिकली और केमिकली। ये हमेशा सेम रहता है जब भी कोई दो बॉडीज को केमिकली और फिजिकली क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। दोनों, इसका जो टोटल मास होगा, जैसे दोनों बॉडीज का अलग अलग मास मेजर कर लीजिए, फिर उनको कंबाइन करके एक सिंगल बॉडी बनाया, तो आप देखेंगे कि वो जो सिंगल बॉडी का मास है वो अलग अलग दोनों बॉडीज के मास के क्या है? सम के इक्वल होगा। It can be added by simple law of algebra. It increases with the speed of the body by a simple relation। ये बेटा रिलेशंस है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आता है। m इक्वल टू एम नोट अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मैक्सिमम किसके इक्वल हो सकती है? स्पीड ऑफ लाइट के हो सकती है। जब v इक्वल टू सी के हो जाएगा तो m नोट
अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस सी स्केयर अपॉन में सी स्केयर हो जाएगा। सी स्केयर से सी स्केयर क्या हो गया, कैंसिल। एम नोट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस 1 एम नोट अपॉन में 0 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पर जो एम नोट है वो है रेस्ट मास, जब बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। जैसे ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये सपोज करके चलती है जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ती है तो मास भी इंक्रीज होता है। कभी ना कभी किसी भी बॉडी की मैक्सिमम स्पीड किसके इक्वल हो सकती है, स्पीड ऑफ लाइट के। जब स्पीड ऑफ लाइट के हो जाएगी तो बेटा बॉडी का मास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल मास। इट इज रिलेटेड ग्रेविटेशनल मास, इट इज रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स या पुल ऑन द बॉडी। और अब ये किससे डिफाइन किया जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो आपने ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, F इक्वल टू जी एम 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 जी अपॉन में आर स्क्र। M1 M2 होता था, M के प्लेस पर तो कैपिटल M ले लिया, मास ऑफ अर्थ। mg क्या है, ग्रेविटेशनल मास ऑफ बॉडी। आर स्क्र क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप अब यहाँ से देखेंगे ये सब फैक्टर्स हमने ऐसे लिख दिया, mg यहाँ रहने दिया, तो ये क्या हो गया, F अपॉन में जी एम अपॉन में आर स्क्र। आपको हमने इंटेंसिटी वाला आर्टिकल कराया था, वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ आर्टिकल में ये जी एम अपॉन में आर स्क्र क्या आता है, हमने वहाँ सपोज किया था ये जी, मान लीजिए यदि रेडियस अर्थ के बराबर लेते हैं, वहाँ पर आपका ये आर्टिकल था इस तरह से जी एम अपॉन में एक्स स्क्र। और इसकी जो यूनिट आई थी वो किसकी यूनिट थी, एक्सेलरेशन की। वो किसकी यूनिट आई थी, इसमें पुट करोगे यूनिट्स तो एक्सेलरेशन की यूनिट आई थी। तो वहाँ पर हमने कहा था इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन के। यदि दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस जो एक्स है, यदि रेडियस ऑफ अर्थ के मान लें, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो यहाँ आर स्क्र हो जाएगा। और आपको पता है जी एम अपॉन में आर स्क्र किसके इक्वल होता है, जी के, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो आप इसके प्लेस पर एफ अपॉन में आई भी लिख सकते हैं और एफ अपॉन में जी भी लिख सकते हैं। ओके, तो एम जी इक्वल टू क्या हो गया, एफ अपॉन में आई, याद रखना ग्रेविटेशनल मास का फॉर्मूला। अब इनर्शिया ऑफ ए बॉडी हैज नो इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल मास, याद रखना यहाँ पर इनर्शिया के अंदर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा, ग्रेविटेशनल के अंदर इनर्शिया का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जब ग्रेविटेशनल मास की बात करेंगे तो इनर्शिया का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपने देखा था जब हम इनर्शियल मास की बात कर रहे थे तो ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं था इनर्शियल मास पे। अब यदि सपोज कर लीजिए इंटेंसिटी इक्वल टू क्या मान लें, 1, तो एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ, सिंपल वही कह सकते हो आप। So gravitational mass of a body is defined as the magnitude of gravitational pull experienced by body in gravitational field of unit intensity के अंदर। तो gravitational mass कैसे डिफाइन करेंगे, ये किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पुल और फोर्स जो महसूस किया गया बॉडी के द्वारा, और वो कहाँ रखी हुई है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। और उस ग्रेविटेशनल फील्ड की जो ताकत है, इंटेंसिटी है, स्ट्रेंथ है, वो कितनी है, यूनिट है। कंपैरिजन ऑफ इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, आपको याद रखना है बोथ आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट, क्योंकि दोनों मास हैं। बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, बोथ डू नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड स्टेट ऑफ बॉडी। ग्रेविटेशनल मास इज अफेक्ट हो सकता है बाय प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी, ठीक है, दूसरी बॉडी ले आओगे, कोई हैवी है कोई स्मॉल है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज भी हो सकता है और ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज भी हो सकता है, याद रखना। जबकि इनर्शियल मास ऑफ ए बॉडी रिमेन्स अनअफेक्टेड रहता है बेटा बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी नियर इट, याद रखना। ग्रेविटेशनल मास इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है। और इनर्शियल मास किससे मेजर किया जाता है, इनर्शियल बैलेंस से। तो आपको याद रखना है ग्रेविटेशनल मास किससे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। इनर्शियल मास किससे मेजर करते हैं, इनर्शियल बैलेंस से। अब एक ये आर्टिकल है छोटा सा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ मास पढ़ा था आपने, तो सेंटर 5th यूनिट के अंदर, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता था, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सारे के सारे पार्टिकल मिलके क्या लगा रहे होते थे, फोर्स लगा रहे थे, सारा मास कंसंट्रेट था। उसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज दैट पॉइंट through which the net gravitational force of the field act।
तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सारे के सारे पार्टिकल्स मिलकर एक पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे कोई हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगी, उसके सेंटर पे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जस्ट डेफिनेशन याद रखना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर नेट सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। तो आपको याद रखना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट, याद रखना बस। अब इसमें ये देख लो, 4 बिग बॉडीज सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी डू नॉट कोइंसाइड, याद रखना ये स्टैंडर्ड है। स्मॉल बॉडीज सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर सकते हैं, बिग बॉडीज में नहीं करेंगे क्योंकि उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। किसी तरफ पार्टिकल्स ज़्यादा हो सकते हैं, किसी तरफ पार्टिकल्स कम हो सकते हैं। बहुत सारी बड़ी बॉडी है, उसमें हम श्योरली नहीं कह सकते कि लेफ़्ट साइड ज़्यादा पार्टिकल है या राइट साइड ज़्यादा पार्टिकल है। इसी वजह से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करते। स्मॉल बॉडीज के अंदर क्या बात है कि स्मॉल बॉडीज में काफ़ी स्मॉल साइज होता है, तो लगभग हम ये मान के चलते हैं कि भाई सारा का सारा मास हर पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इसीलिए वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करता है। बिग बॉडीज के अंदर हम ये कंसीडर नहीं कर पाते कि होल बॉडी कम्प्लीटली फिल है वन साइड और अनदर साइड, एक साइड वो कम फिल हो सकती है और एक साइड क्या हो सकती है, ज़्यादा फिल हो सकती है। इसीलिए बड़ी बॉडीज के अंदर कभी भी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करते हर वक्त। लेकिन स्मॉल बॉडीज में हम ये मान के चलते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल आप देखिए क्या है, सैटेलाइट। आप सब ने देखा है कि अर्थ के चारों तरफ कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं और जो अर्थ के अराउंड किसी सर्टेन ऑर्बिट के अंदर क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। आपने पढ़ा कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। जो आदमी के द्वारा छोड़े जाते हैं वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो सैटेलाइट होता क्या है, ए सैटेलाइट इज ए बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट। क्लियर। सैटेलाइट क्या है, एक ऐसी बॉडी है जो रिवॉल्व करती रहती है लगातार किसी ऑर्बिट के अंदर अराउंड ए कंपेरेटिवली मच लार्जर बॉडी, अपने साइज की तुलना में ज़्यादा बड़े साइज की बॉडी के चारों तरफ। जैसे एक सैटेलाइट है हमने छोड़ा, उसका साइज क्या छोटा है अर्थ के कंपेरिजन में, तो वो अर्थ के चारों तरफ सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती हैं, तो अर्थ का साइज उसके साइज से क्या हो गया, बड़ा हो गया। समझ में आया। ए सैटेलाइट इज ए बॉडी विच इज रिवॉल्विंग continuously in an orbit around a comparatively much larger body. फॉर एग्जाम्पल अर्थ क्या है, किसका सैटेलाइट है, सन का। मून किसका सैटेलाइट है, अर्थ का। अब देखिए अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करती रहती है, तो अर्थ का साइज क्या है, स्मॉल, सन का साइज क्या है, ज़्यादा। मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर अर्थ का साइज क्या है, ज़्यादा, मून का साइज क्या है, अर्थ के कंपेरिजन में कम। ओके। अब हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कुछ नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या है, सैटेलाइट्स विच आर मेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल मून, फोर्ब्स, डीमोस एटसेट्रा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स विच आर मैन मेड एंड यूज्ड फॉर बेटरमेंट ऑफ मैन काइंड आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फॉर एग्जांपल भास्कर, रोहिणी, एप्पल एटसेट्रा। अब हम इसमें सैटेलाइट्स की कुछ डेफिनेशंस, कुछ डेरिवेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी के केस में आपको पता है कि जब कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो एक सर्कल में रिवॉल्व करता है। जब भी कोई बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करेगी तो उसके ऊपर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके ऊपर दूसरा क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों फोर्स मिलकर एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम पहले आपको ये समझा देते हैं डायग्राम। ये अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस है, सैटेलाइट अर्थ से सर्टेन हाइट h पर रिवॉल्व कर रहा है, ये रहा, जिसका मास क्या, स्मॉल m, अर्थ का मास क्या हमारा कैपिटल M, सेंटर क्या हो गया O। अब जो ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v, इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि ये किसी ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी से, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अर्थ का जो सर्कल है, स्फीयर है, उसकी रेडियस क्या है r। जो सैटेलाइट जो ये सर्कल
बना रहा है, इसकी रेडियस अब कितनी होगी, एच और हो गया, तो टोटल रेडियस क्या होगी, आर प्लस एच। तो सैटेलाइट की रेडियस हमने क्या मान ली, स्मॉल आर, और वो किसके इक्वल है, आर प्लस एच के। तो अब पहले आप डेफिनेशन सुन लीजिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू ए गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। वो कम से कम वो वेलोसिटी जो हमें चाहिए ताकि हम पुट कर सकें सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ। तो आप समझ में आ गया। तो आप क्या कहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, वो मिनिमम वेलोसिटी है जो हमें चाहिए होती है सैटेलाइट को पुट करने के लिए किसी ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ। ओके, तो सीधा लिखना है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू ए गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इसको किससे डिनोट करेंगे, v, उसके सफिक्स में नोट लगा देंगे। अब इसके बाद हमने अभी आपको बता ही दिया है, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी v नोट से शो करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, h क्या है, हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, स्मॉल आर क्या है, आर प्लस एच के इक्वल, एच क्या है उसकी हाइट, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अब ये बिल्कुल आसान सा आर्टिकल है, इसके आज जितने भी आर्टिकल्स आएंगे सब इसी आर्टिकल से रिलेटेड हैं। तो देखिए, जब भी कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, और हम चाहते हैं कि वो लगातार सैटेलाइट कहाँ रहे, ऑर्बिट के अंदर। तो हमें क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट पर लग रहा है, F इक्वल टू क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर, वी के सफिक्स में नोट लगा लेना ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। दूसरा इस पर क्या लग रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल टू क्या हो गया, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे यहाँ कैपिटल आर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं सैटेलाइट की, और जो सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से लेकर वो क्या है, स्मॉल आर। ओके, इसलिए यहाँ पर कैपिटल आर ना लेकर हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, क्या लेंगे, स्मॉल आर। और आपको पता है स्मॉल आर किसके इक्वल है, आर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट। अब यदि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस रखेंगे तो सैटेलाइट रिवॉल्व करता रहेगा, यदि ये अनबैलेंस हो गए तो सैटेलाइट फॉल हो जाएगा अर्थ पर। तो इन इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल हैं, तो बोथ दीज अबव फोर्स विल बी इक्वल। अब आपको देखिए एम वी स्केयर बाई आर, यहाँ मैं दोबारा नोट लगा लेता हूँ, इक्वल टू क्या हो गया, जी एम अपॉन में आर स्केयर। आपको दिखाई दे रहा है एम से एम कैंसिल हो गया, 1 आर से 1 आर कैंसिल हो गया, तो वी नोट का स्केयर इक्वल टू क्या हो गया, जी एम अपॉन में आर। तो ऑर्बिटल स्पीड का एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना न्यूमेरिकल पर्पज के लिए, अंडर रूट जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम मास ऑफ अर्थ, आर क्या रेडियस ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। अब आपको पता है g इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपन में आर स्क्वायर। यहाँ से जी एम की वैल्यू निकाल लीजिए, जी एम किसके इक्वल हो गया, जी आर स्क्वायर के। ये वैल्यू जी एम की यहाँ पुट कर दीजिए, इस जी एम की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो आप क्या पाएंगे, v इक्वल टू, जब आप इसमें पुट करेंगे अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपन में आर, आर का स्क्वायर है तो ये बाहर आ सकता है, तो v इक्वल टू आर को बाहर ले आए, आर अंडर रूट जी बाय आर। तो v इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड इक्वल टू किसके आ गया, r अंडर रूट जी बाई आर, और r किसके इक्वल होता है, r प्लस एच के। तो v नॉट ऑर्बिटल स्पीड इज आल्सो रिटन एज r इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन में r प्लस एच। अब हम इसको फर्दर मॉडिफाई करेंगे कि भाई मान लीजिए हाइट जो है, ये बाकी आपको थ्योरी खुद पढ़नी है, हाइट यदि वेरी वेरी स्मॉल है रेडियस से, तो r इक्वल टू एच प्लस आर, हाइट को नेगलेक्ट कर दीजिए, तो स्मॉल r इक्वल टू किसके हो गया, कैपिटल R के। हमने सपोज कर लिया रेडियस ज़्यादा है, हाइट क्या है, कम, तो हम क्या कहेंगे, r इक्वल टू क्या होता था, h प्लस आर, तो h को 0 मान लिया, r रह गया। v इक्वल टू वी नोट है, तो वी नोट इक्वल टू आर अंडर रूट जी अपॉन में, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था वी नोट इक्वल टू क्या आया था, आर अंडर रूट जी अपॉन में स्मॉल आर था, और इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं बेटा, जी अपॉन में आर प्लस एच। अब एच को नेगलेक्ट कर देंगे तो ऑर्बिटल स्पीड आर अंडर रूट जी बाई आर हो जाएगा। इस आर को हम बाहर ले गए थे तो आर हो गया था, अंदर दोबारा ले आइए तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर लाएंगे तो ये क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट जी आर। जी और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो मिनिमम स्पीड चाहिए होती है वो क्या है, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। बिल्कुल इजी इजी आर्टिकल्स हैं ये सारे। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, नाम से क्लियर है, सैटेलाइट को एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। तो इट इज़ द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से। अब आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्लियर, यहाँ कौन सी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल से। तो अब आप पाएंगे यहाँ ऑर्बिटल स्पीड, तो टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब उस सर्कल में मूव करा है जिसकी रेडियस क्या है, आर, स्मॉल आर, तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, सरकमफ्रेंस के। ऑर्बिटल स्पीड क्या हो गई, वी नॉट। तो आपको दिखाई दे रहा है, और टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल टी में। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन अपॉन में ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो टी इक्वल टू 2πr अपॉन में वी नॉट हो गया। अब आपने जितने भी फॉर्मूले पहले पढ़े हैं वो पुट करते जाइए। टी इक्वल टू 2πr, वी नोट की वैल्यू अभी आपने किया था, यहाँ पर हमने अभी दिखाया भी था कि वी नोट की वैल्यू किसके इक्वल थी, आर अंडर रूट जी बाय आर के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, टी इक्वल टू 2π, ये स्मॉल आर अंदर जाके आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर एक पहले ये आर क्यूब हो गया। तो टी इक्वल टू 2π बटे में अपॉन में आर अंडर रूट, स्मॉल आर किसके इक्वल होता है, आर प्लस एच के। तो ये क्या हो गया, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला। कई फॉर्मूले बनेंगे, आपको हर फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स को देख के यूज करना है। टी इक्वल टू क्या हो गया, 2π बाई आर अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में जी। अब देखिए, जब अर्थ के, अब इस फॉर्मूले को हम डेंसिटी की टर्म्स में चेंज करेंगे। लेट रो क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, कैपिटल एम क्या, मास ऑफ अर्थ। अब आप सबको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अर्थ का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 4/3π आर क्यूब। तो मास किसके इक्वल आ गया, 4/3π आर क्यूब इंटू डेंसिटी। क्लियर, आपने ये पढ़ा हुआ है स्मॉल, क्योंकि आपने इस आर्टिकल में देखा है यहाँ स्मॉल जी आया है। अब हम जी की वैल्यू निकाल रहे हैं। जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। एम की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, जैसे ये पुट कर दी। तो ग्रेविटी डेंसिटी की टर्म्स में ये आपने पहले भी किया था, किसके इक्वल हो गया, 4/3π जी आर रो। अब इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए जी के प्लेस पर। तो टी इक्वल टू 2πr अंडर रूट 3/4, ये सब यूँ का यूँ आ जाएगा। पुट करके देखना, जब खुद करेंगे क्लियर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3πr प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में दिस। अब वही बात सोच कर लीजिए, h यदि स्मॉल है तो h प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर के। तो यहाँ पे h को नेगलेक्ट कर दीजिए, तो t इक्वल टू अंडर रूट 3π अपॉन में 0, आर क्यूब अपॉन में क्या आ गया, आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, 3π0। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट पे। ठीक है, हर प्लैनेट के लिए रिवॉल्यूशन का टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अलग अलग प्लैनेट्स के लिए, अर्थ के लिए किसी भी ऑर्बिट में हो तो टाइम पीरियड सेम रहेगा। किसी और प्लैनेट की बात करेंगे तो डेंसिटी डिफरेंट होगी, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिफरेंट। तो अब ये देखिए, मैंने जो लिखा था वही आ गया, टी इक्वल टू अंडर रूट 3π/0। ये आप खुद कर करके देखेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टी इक्वल टू 2π/r, आर प्लस एच का होल क्यूब इंटू जी, ये फॉर्मूला भी आपने करा था। इसके अंदर इसका नाम था इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप ये कर चुके हैं। तो अब इक्वेशन नंबर 1 को हमने दोबारा ले लिया, आर प्लस एच इक्वल टू क्या हो गया, आर, एच वेरी वेरी स्मॉल, तो यहाँ आर क्यूब, टी इक्वल टू 2π अंडर रूट, ये नीचे वाले आर को अंदर ले गए तो क्या हो गया, आर स्क्वायर। ऊपर एच नेगलेक्ट करा तो क्या हो गया, आर क्यूब। इस आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। टी इक्वल टू क्या आ गया, 2π अंडर रूट r/g। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, जी क्या है, ग्रेविटी। इन दोनों की जब वैल्यू आप पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड आएगा बेटा 84.6 मिनट्स। तो आपको याद रखना, इसका क्या मतलब है, एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, 84.6 मिनट्स। फिक्स है ये। अब हम बात करेंगे एल्टीट्यूड
और हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। आपने ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था, अभी कराया है, टी इक्वल टू 2π/r √r + h का होल क्यूब अपॉन में g, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन से ही हम हाइट निकालेंगे, स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इक्वल टू दिस आ जाएगा 4π² अपॉन में r स्क्वायर, ये यूं का यूं आ जाएगा। इसके बाद आप इसको रीअरेंज करना बेटा, खुद रीअरेंज करोगे तो r + h, ये क्यूब उधर जाके क्या हो जाएगा 1/3, तो h इक्वल टू ये फैक्टर -r, तो ये आपने निकालना है, ये क्या आ जाएगी हाइट ऑफ सैटेलाइट या एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बहुत ही आसान आर्टिकल है ये। अब एक लास्ट इसमें फोर्थ करा देते हैं, बाकी कल करेंगे। एंगुलर मोमेंटम, अब बॉडी क्या है, सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है सर्कल में, तो इसका क्या होगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने आपको पहले भी कराया था, क्या होता है r क्रॉस p, और p इक्वल टू क्या होता है mv, तो p के प्लेस पर mv पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा mv, तो L इक्वल टू क्या हो गया mvr। v यहाँ पर क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो आपने एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया एग्जाम में, तो आपने कहना L इक्वल टू mv0r, L इक्वल टू mr, v0 है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हमने कराया था, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। v0 इक्वल टू क्या होता है gm अपॉन में स्मॉल r, क्लियर। तो इसके प्लेस पर हमने √gm/r पुट कर दिया। अब ये जो बाहर है अंडर से, इनको अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो अंदर ले गए m² r² gm अपॉन में r, अंडर से बाहर लाते हैं तो mr हो जाएगा, अंदर ले जाओगे तो m² r² हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे ही रहा है, एक r से एक r क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया √m² r × gm। आज हम यहीं तक करेंगे एंगुलर मोमेंटम तक, कल आपको कराएंगे एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट और एस्केप वेलोसिटी, ये लास्ट आर्टिकल्स हैं, उसके बाद आपका यूनिट खत्म।